Hello students, today we are going to study the practical portion of your syllabus और आज हम पॉरीफेरा के जो म्यूज़ियम स्पेसिमेंट्स हैं और जो स्लाइड्स हैं आपके सिलेबस में उसको डील करेंगे। तो जो हमारी लैब होती है ज़ूलॉजी लैब, उसके अंदर कुछ इस तरह के म्यूज़ियम स्पेसिमेंट्स रखे हुए रहते हैं अलग अलग फाइलम से रिलेटेड। आपने पहले की क्लासेस में भी इन्हें देखा है। इन्हीं को हमें स्टडी करना है और कुछ स्लाइड्स जो आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो आज जिस फाइलम को हम ले रहे हैं वह है फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को पॉरीफेरा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे मुख्य कारण है पोर्स, यानी पौरी जो शब्द आया है वो पोर से आया, छिद्रों से आया। तो इसके शरीर पर असंख्य छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। इस वजह से इस संघ का नाम पॉरीफेरा रखा गया। तो म्यूज़ियम स्पेसिमेंट्स या प्रादर्श देखने से पूर्व हम थोड़े से इन लक्षणों को भी देख लें जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप स्पेसिमेंट्स की अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। इस संघ के विशिष्ट लक्षणों के बारे में आपको डिटेल में थ्योरी क्लास में पढ़ाया जाता है। हम यहाँ पर केवल संक्षेप में इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा का जो मुख्य लक्षण है यह बहुत ही प्रिमिटिव यानी कि आद्य प्रकार का संघ है जिसके अंदर बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया है। फाइलम पॉरीफेरा के सभी सदस्य जो हैं वे जलीय वातावरण में मिलते हैं, यानी कि दे आर एक्वाटिक और सेसाइल होते हैं। सेसाइल का अर्थ है स्थानबद्ध रहते हैं। शरीर का जो संगठन है सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, यानी कोशिकाओं का ढीला ढाला एक संगठन है जिसे अपन कोशिका समूहन शरीर योजना सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान कहते हैं। द्विजन स्तरीय है, डिप्लोब्लास्टिक है, यानी एक बाहरी एक्टोडर्म की लेयर, एक भीतरी एंडोडर्म की लेयर, उसके बीच में जेली समान मीजेनकाइमा या मीजोहाइल उपस्थित होता है। सममिति यदि देखी जाए तो या तो ये अरीय होते हैं किंतु अधिकांशतया यह असममित प्रकार के पाए जाते हैं। अगुहीय है, एसिलोमेट, वास्तविक देह गुहा इसके अंदर नहीं होगी। और जैसा हमने कहा इस संघ का नाम ही हमने इस आधार पर दिया है कि इसके शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कह रहे हैं? ऑस्टिया। तो बॉडी इज पोरस एंड देयरफॉर द नेम इज पॉरीफेरा। विशिष्ट लक्षण है इसका वाटर कैनाल सिस्टम, जो नाल तंत्र जिसे हिंदी में हम कहते हैं, वह इसके बारे में कुछ और भी हम स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर जो भी आपको स्पंज दिख रहे हैं सबके सब जो हैं वह चिपके हुए हैं, चाहे वह इस आधार से चिपके हुए हैं जैसे ये तीनों, या ये मूंगे की चट्टानें हैं जो कोरल पोर्शन है उसके ऊपर ये चिपके हुए हैं। तो इस तरह से ये स्थानबद्ध सेसाइल प्रकार के जीव होते हैं। और इनके ऊपर जो है ऑस्कुलम जो ऊपरी भाग है, अंदर की तरफ एक गुहा उपस्थित होती है जिसको हम स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी है कहते हैं। यह ऊपर ऑस्कुलम में खुलती है या ऑस्कुलम से बाहर खुलती है। तो जलधारा का जो प्रवाह है जैसा आप देख रहे हैं यहाँ, ये जलधारा ऑस्टिया से अंदर आई स्पंजोसील में और बाहर निकल गई। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी अभी अपन पढ़ेंगे। तो जो बाहरी लेयर है उसमें कंटिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें इस वजह से बाहरी स्तर को पिनाकोडर्म कहा जाता है। भीतरी स्तर जो एंडोडर्म है उसमें एक विशिष्ट कशाभित कोशिकाएं फ्लैजेलेटेड सेल्स मिलती हैं जिनका कॉमन नेम कॉलर सेल्स हैं, और तकनीकी रूप से इनको हम कोएनोसाइट कहते हैं। तो कोएनोसाइट से बना हुआ एंडोडर्म कोएनोडर्म कहलाता है। और दोनों स्तरों के बीच में जेली समान मीजेनकाइमा उपस्थित है जिसमें कई कोशिकाएं उपस्थित हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं आर्कियोसाइट्स हैं, पिनाकोसाइट्स हैं, कोलेनोसाइट्स हैं,
जो सब मीज़ोहाइल या मीज़ेनकाइमा में उपस्थित हैं। स्पिक्यूल्स बनाने वाली स्क्लेरोब्लास्ट उपस्थित होगी। ये इस प्रकार से कॉलर सेल्स, यह भी पॉरीफेरा की विशेषता है। यह अपने कशाप फ्लैजेला की मदद से खाने को पकड़ती है, और जो कॉलर है वह एक जालिकामय संरचना होती है जिससे छाना जा सकता है। तो यह सस्पेंशन फीडर, फिल्टर फीडर प्रकार का जीव है। भोजन को फिर कुछ हद तक इसी कोशिका में और बाकी अमीबोसाइट में पचाया जाता है। कोशिका में पाचन हो रहा है तो यह अंतः कोशिकीय पाचन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहलाएगा। बाद में इसे अन्य कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता अमीबोसाइट के द्वारा ही। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, कशाभित कोशिकाओं से जो है कशाब निकल रहा है, यह भोजन को ट्रैप करता है, पकड़ता है, एंड देन द फूड इज पास्ड डाउनवर्ड इन द सेल। लाइसोसोम की सहायता से उसका पाचन होगा और फिर इसे ट्रोफोसॉइट, थीजोसाइट आदि जो हैं वो अन्य भागों में ले जाएंगे या संग्रहित करेंगे। श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए कोई अलग से भाग नहीं है। शरीर की सामान्य सतह से ही यह कार्य हो जाता है। तंत्री कोशिकाएं उपस्थित नहीं हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ढीला ढाला संगठन है, और इसमें जो विशिष्ट या उच्च जंतुओं के समान श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता। तो मीज़ेनकाइमा या मीज़ोहाइल, इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं हैं। थेजोसाइट्स जो भोजन को पहुंचाने का कार्य करेगी, ट्रोफोसाइट्स जो कि संग्रहित करेगी, क्रोमोसाइट जिसकी वजह से स्पंज का विशिष्ट रंग आ जाता है, स्क्लेरोब्लास्ट जो है वह कंटिकाओं का स्राव करती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की हो सकती है या सिलिका की हो सकती है, और कुछ कोलेनोसाइट होती हैं जो कोलेजन से बने हुए स्पंजिन तंतुओं का निर्माण करती है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे अपने को साइकन की कंटिकाएं, जो त्रिअक्षीय कंटिकाएं हैं, वो दिख रही हैं। और यदि हम इसका और प्रकार देखें कंटिकाओं के, तो यह कई प्रकार की पाई जाती है। न केवल कंटिकाएं हैं बल्कि जालिकावत संरचना स्पंजिन तंतुओं से भी बनती है। इनको भी हमें प्रैक्टिकल्स में स्टडी करना है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसके अंदर जो पॉरीफेरा संघ का एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण जो किसी अन्य जंतु में नहीं मिलता, वह है इसका नाल तंत्र। द यूनिकनेस ऑफ द पॉरीफेरन्स इज प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, यानी यह स्थानबद्ध है और इस वजह से जलधारा को भीतर लिया जाता है, शरीर में इस प्रकार से घुमाया जाता है कि उसमें से जो भी भोज्य पदार्थ हैं, ऑक्सीजन है, अन्य वस्तुएं हैं, उनको लिया जा सके, और जाती हुई जलधारा के साथ अपशिष्ट या अन्य चीज़ें जो बाहर छोड़ी जानी है उनको निकाला जा सके। तो यह जो नाल तंत्र है इसके जीवन रेखा के समान है। 3 प्रकार के नाल तंत्र विभिन्न स्पंजों में पाए जाते हैं। सरलतम प्रकार का जो नाल तंत्र है वो एस्कॉन टाइप है। एस्कॉन के अंदर जैसा आप देख रहे हैं, जलधारा ऑस्टिया से भीतर आई स्पंजोसील में, और स्पंजोसील से बाहर निकल गई, और स्पंजोसील के चारों तरफ ये जो पीले रंग में आप देख रहे हैं, यह कशाभित कोशिकाएं हैं, कॉलर सेल्स हैं, जो कि भोजन के कणों को ट्रैप करेगी। ये एस्कॉन टाइप का जो प्रवाह तंत्र है कि किस प्रकार से पोर्स यानी ऑस्टिया से स्पंजोसील तक सीधी एक इन करंट कैनाल है, और यहाँ से जलधारा ऑस्कुलम से होती हुई बाहर निकल जाती है। फिर दूसरे प्रकार का जो नाल तंत्र है वह साइकन टाइप है। साइकन टाइप में देह भित्ति मुड़ जाती है, जिसकी वजह से एक तो इनकरंट कैनाल बन रही है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बाहर से पानी आएगा और इस जगह पर ऑस्टिया उपस्थित है। फिर यहाँ से पानी अंदर की तरफ रेडियल कैनाल्स में जाएगा। रेडियल कैनाल में चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं, यह कॉलर सेल्स हैं, कशाभित कोशिकाएं, कोएनोसाइट्स हैं। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये वलन क्यों पाए जाते हैं? इसका मुख्य रूप से कारण यही है कि यहाँ पर अगर आप देह भित्ति को इस प्रकार से मोड़ देते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा मात्रा में जल आएगा, ज़्यादा मात्रा में भोजन के कणों को ट्रैप किया जा सकेगा, इसलिए यह नाल तंत्र बनता है। इससे भी अधिक वलन वाला जो नाल तंत्र है,
ये तो साइकॉन टाइप ही है जो अभी आपने देखा। इसके अंदर जल प्रवाह की जो स्थिति है, बाहर से ऑस्टिया में जल आएगा, ऑस्टिया से इनकरंट कैनाल, इनकरंट से प्रोसोपाइल्स, और प्रोसोपाइल से होकर यह रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल जो हल्के नीले में उंगली समान प्रवर्धों में दिख रही है, उसके चारों तरफ कॉलर सेल्स होती हैं। रेडियल कैनाल से एपोपाइल के द्वारा यह एक छोटी एक्सकरंट कैनाल तथा स्पंजोसील में चला जाता है। स्पंजोसील से फिर ऑस्कुलम से होता हुआ यह पुनः बाहर आ जाएगा। सबसे जटिलतम प्रकार का जो नाल तंत्र है वो ल्यूकॉन टाइप का है। यह कशाभित कक्षों का बना हुआ रहता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, जो कशाभित कक्ष हैं, ये गोल वाली संरचनाएं जो हैं, यह फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स हैं। तो कार्य लगभग वही है, लेकिन पुनः और अधिक क्षेत्रफल बढ़ाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन लिया जा सके। तो जैसा आप देख रहे हैं, वहाँ साइकॉन टाइप में उंगली समान प्रवर्ध थे, यहाँ पर छोटे छोटे कक्ष बन गए हैं जिसमें ज़्यादा अधिक दक्षता से भोजन के कणों को पकड़ा जा सकता है, पचाया जा सकता है। ये अनुप्रस्थ काट में दोनों कैसे दिखाई देंगे, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप, तो आपको एक अंदाज हो जाएगा, एक दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि भाई हाउ द कैनाल सिस्टम्स ऑफ साइकॉन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप आर। ठीक है। अब इसका जो स्पंज का प्रजनन है, प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से होता है। अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बडिंग करता है, जो बहुत ही कॉमन है अनुकूल परिस्थितियों में, और एक छोटा सा उभार बर्ड के रूप में डेवलप होगा जो बाद में पृथक हो जाएगा। जैसे आप देखें यहाँ पर इस स्पंज में, आपको समुद्री स्पंज में बर्ड दिख रही होगी, अगर देखें तो ये एक छोटी सी बर्ड है यहाँ पर। ठीक है। जैसे इसकी वृद्धि होगी ये आगे बढ़कर फिर टूट जाएगा। इसके अलावा प्रतिकूल परिस्थिति आने से ठीक पहले यह जेम्यूल बनाते हैं। हालांकि जेम्यूल का निर्माण सभी स्पंजेस में हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर स्वच्छ जलीय स्पंज में जेम्यूल्स बनते हैं, और कुछ एक समुद्री में भी छोटे, लगभग ये राई के दाने के आकार के या उससे भी छोटे संरचनाएं हैं। इसकी हमें स्लाइड भी बनानी होती है। तो जेम्यूल्स, और जेम्यूल्स के भीतरी भाग में यहाँ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनको आर्कियोसाइट कहते हैं, जो टोटिपोटेंट सेल्स हैं और अनुकूल स्थिति मिलने पर नया स्पंज बना लेती है। इनको पोषण प्रदान करने के लिए आर्कियोसाइट के चारों तरफ थीजोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स भी उपस्थित रहती हैं, और सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो स्तरीय आवरण होता है, जिसमें या तो मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स होंगे या मोनोएक्सॉन के साथ साथ एम्फीडिस्क वाले स्पिक्यूल्स होंगे, यानी डिस्क युक्त कंटिकाएं उपस्थित होगी। स्पोरीफेरा में लैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है। अधिकतर जो स्पंज हैं वो हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी होते हैं, किंतु सामान्यतः इनमें परनिषेचन होता है। विदलन जो जाइगोट में विभाजन का पैटर्न है वह होलोब्लास्टिक, यानी पूरा जो जाइगोट है वह विभाजित होता है, और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर ब्लास्टुला प्रावस्था में एक लार्वा का निर्माण होता है जो बाहर आ जाता है नाल तंत्र की एक्सकरंट कैनाल से ही। उसे अपन कहते हैं एम्फीब्लास्टुला लार्वा या प्लेन्यूला लार्वा, जो फिर अनुकूल जगह पर जब इसे एक उचित आधार मिल जाएगा वहाँ चिपक कर, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, तो यहाँ यह लार्वा जो है तैरता रहता है और अनुकूल स्थिति में चिपक कर फिर नए स्पंज में विकसित हो जाता है। तो ये इसका लैंगिक प्रजनन हुआ। और जो प्लेन्यूला लार्वा इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसे हम एम्फीब्लास्टुला लार्वा भी कहते हैं। और एक अन्य विशेषता ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, यानी पुनरुद्भवन की क्षमता इसमें अत्यधिक होती है। यदि आप एक स्पंज को कई टुकड़ों में तोड़ दें, इवन कहा जाता है, एक वैज्ञानिक विल्सन ने इसके ऊपर प्रयोग किया था, मिक्सर में भी पीस लें और फिर समुद्रों में या किसी ऐसे जलीय वातावरण में फेंक दिया जाए, तो प्रत्येक टुकड़ा नया स्पंज बना सकता है, या ये पुनः एकीकृत होकर नया स्पंज बना सकते हैं। और जो हमने अभी पढ़ा वो
पॉरीफेरा संघ के कुछ प्रमुख लक्षण थे। अब इसको हम 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, कैलकेरिया, डेमोस्पोंजिया तथा हेक्सेक्टिनिलेडा। जो चित्र बनाया गया है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दर्शाता है, यानी फाइलोजेनी को दर्शाता है। यानी इसका वंश वृक्ष अपन ने बनाया है किसी पूर्व एंसेस्टर से। यहाँ कोई भी प्रारंभिक इसका पूर्वज रहा होगा जिनसे क्रमशः ये बना, फिर आगे चलकर इसका विकास हुआ और इसका विकास हुआ। वंश वृक्ष जो ये अपन ने ब्लू कलर में शो किया, इसे क्लेडोग्राम कहते हैं, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी फाइलोजेनी को दर्शाता है। ये इसमें कुछ सामान्य लक्षण हैं तीनों वर्गों के। मुख्य रूप से जो अपन बात कर रहे हैं, डिटेल्स आपको थ्योरी क्लास में बताए जाएंगे। 3 वर्गों में बांटा है, कैलकेरिया या कैल्सीस्पॉन्जिया, हेक्सेक्टिनिलेडा या हाइलोस्पॉन्जिया तथा डेमोस्पॉन्जिया। जो कैलकेरिया हैं, छोटे से मध्यम आकार के समुद्री स्पंज हैं। हेक्सेक्टिनिलेडा या हाइलोस्पॉन्जिया जो होते हैं वह पूर्णतया समुद्री स्पंज हैं। डेमोस्पॉन्जिया स्वच्छ जलीय भी हो सकते हैं और समुद्री आवास में भी मिलते हैं। कंकाल में विशिष्ट रूप से अंतर पाया जाता है। कैलकेरिया में 1, 3 या 4 अक्षीय स्पिक्यूल्स होंगे, मोनोएक्सॉन, ट्राइएक्सॉन या टेट्राएक्सॉन। हेक्सेक्टिनिलेडा की मुख्य विशेषता षटअरीय यानी हेक्सारेडिएटेड हेक्सास्टर स्पिक्यूल्स हैं, 6 नोक या 6 कोने वाले। डेमोस्पॉन्जिया में विभिन्न प्रकार की कंटिकाएं और स्पंजिन तंतु पाए जा सकते हैं। इनके सामान्य उदाहरण आगे जो अपने सिलेबस में है उनको हम स्टडी करेंगे। अब अपने सिलेबस के अंदर, लैब के अंदर जो पहला स्पेसिमेन आप देखते हैं वह है साइकन। जैसा आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये म्यूज़ियम जार में अपने ही लैब का फ़ोटो है, जिसके अंदर आप साइकन जो है फॉर्मेल्डिहाइड विलयन के अंदर, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर हमने इसे संरक्षित कर रखा है। सामान्य लक्षण आप क्या देखते हैं? ये फूलदान के आकार का स्पंज है, असंख्य छोटे छिद्र हैं, यानी जिन्हें ऑस्टिया हमने कहा। ऊपर की तरफ ऑस्कुलम होगा जिसके चारों तरफ कंटिकाओं का एक क्राउन, एक मुकुट सा पाया जाएगा, और इस आधार पर हम इसे पहचान सकते हैं। वर्गीकरण आदि जो है वो आप जानते हैं। संघ पॉरीफेरा वर्ग कैलकेरिया का सदस्य है। हेट्रोसिला यानी शरीर के आंतरिक सतह पर वलन उपस्थित है, और जो प्रादर्श हम पढ़ रहे हैं वह साइकन। समुद्री आवास में यह इस तरह से दिखाई देता है। जो आपने अभी लैब में देखा था, ये वास्तव में इस प्रकार से होंगे। अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। यह इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनको आपको अध्ययन करना है। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है, जब भी आप पहली क्लास के बाद बाहर आते हैं तो एक प्रश्न सामान्य से यह रहता है कि सर फाइल कैसे बनानी है। तो मैंने यहाँ कुछ पुराने छात्रों की फ़ाइल के फ़ोटोज़ यहाँ पर लगाए हैं, जिससे आपको अंदाज़ हो जाएगा। जो भी आप प्रैक्टिकल फ़ाइल लेते हैं, आपने पहले की क्लास में भी ली है, उस पर बाकायदा कवर कर चढ़ाएं, अपना नाम, कक्षा आदि लिखें। और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि कवर जो है वो आपको शुरू में लगाना है और परीक्षा से पहले उसको बदल लेना है, नया लगा देना है, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है तो एग्ज़ामिनर के सामने यह अच्छा नहीं दिखाई देता। और जब भी आप फाइल खोलें, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो इसका फीता है, जो इसकी लेस लगी हुई है, उसको ज़रूर से खोल लें, नहीं तो पेज फटते हैं। और लास्ट में जाकर जो है आपकी फ़ाइल बड़ी बदरूप सी हो जाती है, कुछ पन्ने इधर उधर निकल रहे होते हैं। तो इसको, जैसे अपन कई बार कांच के उस बर्तनों या वाली जगह पर लिखा हुआ रहता है हैंडल विथ केयर, तो ये फाइल आपके साल भर काम आनी है और परीक्षा में इसके आपके अंक भी मिलने हैं। तो आपको इसे बड़ी सावधानी से उपयोग में लेना है। काम करते समय आप जब भी इसे खोलें, इसका फीता ज़रूर खोल लें। इंडेक्स नियमित रूप से बनाएं, और जो भी संघ अपन चला रहे हैं उसके फर्स्ट पेज पर ज़रूर उसके बारे में लिखें। अब देखिए, जो अपन ने साइकन पढ़ा किस तरह से होगा। एक तरफ आपको एक प्रादर्श का चित्र बनाना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मध्य में होना चाहिए चित्र। आप कई बार ऊपर या नीचे छोटा मोटा इस तरह से बना देते हैं, ऐसा नहीं हो, ये बिल्कुल सही बीच में होना चाहिए। दूसरा, बिल्कुल एक तरफ से जहाँ तक संभव हो इसकी लेबलिंग करें स्केल यूज़ करके,
और अगर ज़रूरी हुआ जब बहुत ज़्यादा लेबल्स होते हैं तो दूसरी साइड भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें वन साइड। सेकेंडली, इसका जो है आपको नीचे नाम लिखना है। एक कॉर्नर में जो आम तौर पर ये वाला पोर्शन, यहाँ पर आपको संक्षेप में इसका वर्गीकरण देना है। तो जो भी अपना संघ है, वर्ग है, इसकी जो स्पीशीज़, जीनस और स्पीशीज़, उनके बारे में ज़रूर से लिखें। फिर एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर बाउंड्री लाइन ज़रूर बनानी है, और वह भी केवल स्केल से। स्केल और पेंसिल का उपयोग करें, पेन का इसमें उपयोग नहीं करें। फिर दूसरे पेज पर यहाँ पर आपको लक्षण लिखना है। वैसे सामान्यतया हम एक पेज पर एक ही चित्र और लक्षण लिखते हैं, लेकिन चूंकि कागज़ पेड़ों से आता है और पेड़ों को हमें बचाना है, तो इसलिए हम इस पेज के पीछे वाले पेज को भी यूज़ करेंगे। तो आप आगे और पीछे दोनों पेज को यूज़ करें, लेकिन ये ध्यान रखें जिस स्पेसिमेन को आपने यहाँ बनाया उसके लक्षण ही इधर सामने होने चाहिए। फिर जब हम पेज पलटेंगे तो दूसरा चित्र इधर आ जाएगा, यानी इस वाले पेज के पीछे आप लक्षण लिखेंगे दूसरे के, और उसके सामने हमारा दूसरा प्रादर्श का चित्र होगा। इस प्रकार से फाइल बनानी है। इसी फाइल, जो मैंने अभी ये फ़ोटो आपको इस वीडियो में दिखा रखे हैं, आप इसको जूम करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी से अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। तो ये एक तरह से आपके लिए एक सैंपल भी हो गया जो आपके पुस्तक के रूप में भी काम करेगा। ये देखिए, जो साइकन आपके पुराने साथियों ने ही जो है इसे बनाया है, जो पहले पढ़ते थे, और ये इसके लक्षण हो गए जिनका आप अध्ययन करेंगे। दूसरा जो प्रादर्श है वो है यूप्लेक्टेला। द सेकेंड स्पेसिमेन, दैट इज यूप्लेक्टेला, अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉस्टली स्पेसिमेन। इसे जो है जैसा आप लक्षणों में देख रहे हैं कि लंबा बेलनाकार खोखला प्रादर्श है और सिलिका में तंतुओं का बना हुआ है, हेक्सेक्टिनिलिडा का सदस्य है। इस वजह से आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये रूट टफ्ट आपको दिखाई दे रहा। तो ये रूट टफ्ट जो है वह इसको समुद्री जो सतह है उससे जोड़ने में मदद करता है। इसके अलावा बाकी लक्षण वही पॉरीफेरा के जो सामान्य लक्षण होते हैं वही पाए जाते हैं। इसे हम वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, क्योंकि जापान में जो है इसको एक ब्राइडल गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता है, यानी नव विवाहित दंपत्ति को एक वैवाहिक उपहार के रूप में दिया जाता है। ऊपर जब इसके एक टोपी नुमा संरचना बन जाती है ऑस्कुलम में, तो इसके अंदर कुछ श्रिम्प कैद हो जाते हैं। श्रिम्प्स एक प्रकार के क्रस्टेशियन जीव हैं, और उनके कैद जो नर व मादा श्रिम्प उसमें रह जाते हैं, तो एक दंपत्ति का प्रतीकात्मक रूप के रूप में इसको दिया जाता है। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वर्गीकरण आप पढ़ेंगे इसका, और ये समुद्री आवास में इस प्रकार से पाए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जीव है ये। यूप्लेक्टेला के अन्य जो लक्षण हैं, जैसा अपन ने कहा, जापान तट के आसपास ये काफ़ी मिलता है। एकल है, अकेला, यानी सॉलिटरी रहेगा, अनब्रांच्ड होता है, शरीर पर ऑस्टिया, ऑस्कुलम और साइकन प्रकार का नाल तंत्र इसमें मिलेगा। तो कॉमन नेम इज वीनस फ्लावर बास्केट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। ये इस तरह से इसकी कंटिकाएं जो सिलिकॉन हाइड्रेट की, सिलिकॉन ऑक्साइड की बनी हुई रहती है। लेकिन विशेष बात यह है, जैसा आप देख रहे हैं हेक्सेक्टिनिलिडा का सदस्य है, तो इसके अंदर 6 नोक वाली कंटिकाएं उपस्थित हैं। यह इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो प्रैक्टिकल फाइल में आप लिखेंगे, जैसा मैंने पहले कहा, इसको जूम करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप फाइल में ज़रूर लिखें। ये चित्र तथा पुनः जो प्रेक्षण है, अलग अलग छात्रों के द्वारा दिए गए जो भी फाइल्स थी पिछले वर्ष की, उसे मैंने इसमें जोड़ा है। तीसरा जो प्रादर्श आप स्टडी कर रहे हैं वो हायलोनीमा। हायलो का अर्थ होता है काचाब, कांच के समान। नीमा थ्रेड यानी रस्सी, यानी इसका सामान्य नाम आप समझ गए, यह जो है ग्लास रोप स्पंज कहलाता है। तो पुनः आप सामान्य प्रेक्षण के आधार पर इसे पहचानेंगे, वर्गीकरण इसका लिखेंगे, और ये इसके जो समुद्री आवास में यह मिलता है, तो
तो सिलिका में पुनः कंटिकाओं का बना होता है, ऊपर स्पंज रहेगा, नीचे इसके जो रूट टफ्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इसको डिटेल में अपन स्टडी करें तो ये समुद्री गोताखोर या समुद्री वैज्ञानिक ने एक ग्लास रोप स्पंज अपने हाथ में पकड़ा है, लेकिन इसमें आपको कांच की रस्सी कहीं दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यदि हम इसका सूक्ष्मदर्शी अध्ययन करें तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला पोर्शन, इसको अब हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें तो आप देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए आपको जो रूट टफ्ट है वो पूरी तरह से कांच की रस्सी के समान दिखाई दे रहा है। इसी आधार पर इसका नाम ग्लास रोप स्पंज रखा गया। ये आपको जो चित्र बनाने हैं अपने फाइल के अंदर, और प्रेक्षण प्रेक्षण जो लिखे हुए हैं वो, या आप अपनी पुस्तक से भी लिख सकते हैं। तीसरा जो चौथा जो हमारे पास सिलेबस में स्पेसिमेन स्टडी है पोरिफेरा की, वह है यूस्पॉन्जिया। ये अपने लैब के अंदर जो स्पेसिमेन है उन्हीं के फ़ोटो हैं, उसी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। सामान्य प्रेक्षण, जैसे आपने देखा कि बिल्कुल अनियमित प्रकार का यह स्पंज है, जाली का वध सा दिखाई देता है। पुराने समय में यह जो है स्नान आदि के रूप में भी के लिए भी स्क्रबर के समान काम में लिया जाता था, तो इसे हम बाथ स्पंज कहते हैं। वर्गीकरण जो आपको इसका स्टडी करना है पुस्तक में भी उपलब्ध है। ये इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से जो बाथ स्पंज यूस्पॉन्जिया है पाए जाएंगे। इन लक्षणों को आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखें इस तरह से। इसका चित्र एक तरफ और एक तरफ जो है उसके प्रेक्षण डिटेल्ड जो फाइल के फोटोज़ हैं। लास्ट जो आपके सिलेबस में पोरिफेरा दिया हुआ है वह है स्पॉन्जिला। ये जो स्पॉन्जिला है, जो आप इसमें स्पेसिमेन, जो अपना लैब का स्पेसिमेन है इसमें देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये डंडी समान कुछ या कुछ टेढ़ा या इस तरह का वक्रित जीव हो, ऐसा नहीं है। ये दरअसल एक डंडी पर उगा हुआ है, उससे चिपका हुआ है, अनियमित आकार का फैला हुआ स्पंज रहता है ये। और सामान्यतया जो है जलीय वनस्पति या कोई भी तैरती हुई लकड़ी है उन सब के ऊपर यह ग्रो कर जाता है। मुलायम रुई के समान होता है और इसमें खूब सारे जेम्यूल्स बनते हैं। तो वर्गीकरण आप इसमें अध्ययन करेंगे, और जो सामान्य लक्षण है, जैसा मैंने कहा स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय है, इसका निवह जो है वह कॉलोनी के फॉर्म में यह पाया जाता है और आधार से सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ रहेगा। बाकी अन्य जो लक्षण है वो सामान्य स्पॉन्जस के समान ही हैं। प्रजनन लैंगिक प्रकार से रहेगा, ऑस्टिया ऑस्कुलम होंगे। देखिए कई स्पॉन्जिला प्राकृतिक आवास में हरे रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि इनके साथ एक सहजीवी शैवाल उपस्थित होती है, जूक्लोरेला। तो जूक्लोरेला जो शैवाल है, एल्गी है, तो एल्गी डेफिनेटली विल परफॉर्म दी फोटोसिंथेसिस, and because of that algae the spongilla appears green in color। तो ये हरे रंग के जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं हमें। ये इनके डायग्राम्स and the characters which you have to write in your file। अब जो स्लाइड्स हैं पोरिफेरा से संबंधित जो आपको स्टडी करनी है, एक साइकन का अनुप्रस्थ काट तथा अनुदैर्ध्य काट। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ साइकन, अनुप्रस्थ यानी आप उसे जो है शरीर के लंब अक्ष के परपेंडिकुलर काट रहे हैं, और एक सीधा काट रहे हैं, खड़ा काट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो इसमें आप देखें आराम से आप पहचान सकते हैं कौन सा जो है वह ट्रांसवर्स है और कौन सा लॉन्गिट्यूडनल है। यहाँ चारों तरफ एक जैसी स्थिति आपको दिखाई दे रही है क्योंकि आपने इसे जो है बीच में से काटा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ ये ऑस्कुलम है जिसके चारों तरफ ये कांटों का फ्रिंज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई देम अंडर द माइक्रोस्कोप। ये इस तरह से हमें दिखाई देंगे। आप जो चित्र हैं इनका वो बनाएं, और ये प्रेक्षण हमें लिखने हैं। प्रेक्षण में लगभग वही सब चीज़ें आ जाएगी जो हमने पहले बात करी। यहाँ पर ऑस्टिया है, ऑस्टिया के बाद ये इन करंट कैनाल हो गई। इन करंट कैनाल से हमारे पास अंदर की तरफ जो ये आएगा
तो वहाँ प्रोसोपाइल नामक ये छिद्र होते हैं। प्रोसोपाइल के बाद ये रेडियल कैनाल है। रेडियल कैनाल के चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये कॉलर कोशिकाएं हैं, और यहाँ से फिर यह एपोपाइल से होता हुआ स्पंजोसील में आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो यही लक्षण जो हैं इसमें दिए हुए हैं। टीएस ऑफ साइकन के अंदर ट्रांसफर सेक्शन में आपको साइकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम मिलेगा। अब ये इसका एलएस है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अनुदैर्ध्य काट। कैसे पता पड़ा? ये एक सिरे से लगभग ये क्लोज्ड हो रहा है, अदरवाइज यहाँ पर ऑस्कुलम वगैरह रहता है इस जगह पर। और ये इसके जो प्रेक्षण आप करते हैं उनको फाइल में लिखना है, उससे संबंधित जो चित्र बनाना है, ये इसके लक्षण हो गए। दूसरा जो स्लाइड आपको बनानी भी है, परमानेंट जो स्लाइड प्रिपरेशन है, वो प्रक्रिया भी अपन किसी लेक्चर में ज़रूर लेंगे। तो यहाँ पर आपको इस स्लाइड में दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो जेम्यूल्स, जो डार्क कलर की गोल संरचनाएं हैं, ये वाले जेम्यूल्स हैं, और दूसरी यहाँ कंटिकाएं। क्योंकि जेम्यूल्स के चारों तरफ कंटिकाएं उपस्थित होती हैं, तो यहाँ पर भी आपको कंटिकाएं दिख रही हैं। और ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे जेम्यूल्स और जो साइकन की त्रिअक्षीय एक अक्षीय कंटिकाएं हैं, मोनोएक्सॉन एंड ट्राइएक्सॉन स्पिक्यूल्स दैट सराउंड्स द जेम्यूल्स। जेम्यूल जो हमने पहले भी कहा, इसकी अलैंगिक संरचना है। चारों तरफ इसके दो परतें होती हैं जो सुरक्षा देती हैं। प्रोटेक्टिव टू लेयर्स आर देयर। ऊपर की तरफ एक माइक्रोपाइल छोटा छिद्र होता है, और अंदर की तरफ आर्कियोसाइट्स टोटिपोटेंट सेल्स हैं जो अनुकूल स्थिति आने पर नया स्पंज बनाएगी। चारों तरफ कंटिकाएं हैं जो मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स हो सकती हैं, एम्फीडिस्कस स्पिक्यूल्स हो सकती हैं, और फाइल में आप इस प्रकार से इसका चित्र बनाएंगे, और इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो इस तरह से लिखने हैं आपने। ये स्पिक्यूल्स जो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसके जो स्पिक्यूल्स हैं साइकन में तीन प्रकार के होते हैं। मोनोएक्सॉन, ये मोनोएक्सॉन है। ये ट्राइएक्सॉन है, ये दोनों ट्राइएक्सॉन है। इसके अलावा इसमें टेट्राएक्सॉन यानी चतुरक्षीय भी कंटिकाएं पाई जाती हैं। ये कंटिकाओं का चित्र हुआ। इसके अलावा इसमें स्पॉन्जिन तंतु भी पाए जाते हैं। स्पॉन्जिन तंतु किस प्रोटीन के बने हैं? कोलाजन के। तो कोलाजन के तंतु साइकन में तो नहीं है, किंतु डेमोस्पॉन्जिया समूह के वर्ग के कई सदस्यों में उपस्थित रहते हैं। इनकी भी स्लाइड आपको स्टडी करनी होती है। ये स्पंजिन तंतुओं का जो डायग्राम है आपको फाइल में बनाना है। ये दोनों कंटिकाओं और तंतुओं के जो प्रेक्षण आप करेंगे वो इस प्रकार से लिखे जाने हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पॉरीफेरा से संबंधित जो अपने सिलेबस में है, म्यूजियम स्पेसिमेंस और स्लाइड्स, उनके बारे में बात करी। अगले लेक्चर के अंदर हम सिलेंट्रेटा संघ और उसके जो स्पेसिमेंस और स्लाइड्स हैं अपने सिलेबस में, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।